हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो आज हम आप सभी के कहने पर बायोलॉजी की एक बहुत ही जबरदस्त क्लास लेकर के आए हैं। आज के इस वीडियो में बच्चों हम संपूर्ण किताब के लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आज के इस वीडियो में जो भी प्रश्न होंगे ये सारे के सारे दीर्घ उत्तरीय हैं और आपको बता दें बच्चों, बोर्ड एग्जाम में इनके आने के जो चांसेस हैं वो 100% हैं, क्योंकि ये टॉपिक ही इतने ज्यादा मजेदार हैं कि हर साल 2 सेट में, 3 सेट में या 4 सेट में, कुछ क्वेश्चन तो भी ऐसे हैं जो 4 सेट में भी पूछे गए हैं, आगे हम देखेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को आज कंप्लीट जरूर देख लेना बच्चों। और आपको बता दें जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में वो 3 होंगे, अथवा मिलाकर के यानी 6 हो जाता है। एक में 2 रहेंगे अथवा अथवा करके इस तरह से, तो और उनमें आपको भी यानी अथवा मिलाकर 6 होंगे, 3 करना होगा और इस तरह से आपको पूरे 15 नंबर इस टॉपिक में मिलते हैं। और इस वीडियो के लिए बच्चों हमें ये पीडीएफ बनाने में कम से कम 3 से 4 घंटे का वक्त लगा, इसलिए इस मेहनत के लिए बच्चों एक लाइक तो जरूर कर देना, क्योंकि सरल से सरल शब्दों का प्रयोग किया है हमने खुद से, इसलिए बच्चों ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए देख लेते हैं, आज की ये वीडियो बहुत ही शानदार है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आवृत बीजी पौधों में नर युग्मकोद्भिद के विकास का संक्षिप्त विवरण दीजिए। ठीक, नर युग्मकोद्भिद का मतलब परागकण की बारे में बात कर रहा है, परागकण के बारे में बात कर रहा है। और किसमें? आवृत बीजी पौधों। आवृत बीजी यानी ऐसे बीज जिनके ऊपर आवरण होता है वो आवृत बीज कहलाते हैं। तो उनके मतलब यानी आवृत बीजी पौधों में जो परागकण बनता है यानी उसका विकास होता है वो किस तरह से होता है वो अपने को समझना है। तो चलिए सबसे पहले आप बच्चों ये 4 फिगर देख रहे हैं ए बी सी डी करके, इन चारों में आप पराग कोश की स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। पराग कोश क्या होता है? तो पराग का मतलब जिसमें परागकण हो, कोश का मतलब कमरा। तो ऐसा पराग कोश क्या होता है? जिसके अंदर परागकण भरे होते हैं। ठीक, अगर हम देखेंगे तो इसकी संरचना इस तरह से है ना, ये इस तरह से बच्चों इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो यही होते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो ये ऐसे, ये समझिए पराग कोश हैं, ये पराग कोश है और इसी के अंदर परागकण भरे होते हैं। तो परागकण जिसमें होते हैं उसे कहते हैं परागकोश। तो सबसे पहले बच्चों जब परागकण का निर्माण होता है तो सबसे पहले बदलाव किसमें होता है? वो होता है परागकोश में। परागकोश की 4 संरचना है, ये आप देख रहे हैं बच्चों। ठीक, ये स्लिट, इसमें दरारें पड़ी हुई हैं जो ये लाल वाली लाइन है, और उसके बाद एक स्ट्रक्चर ये दिख रहा है। ठीक, और दूसरी स्ट्रक्चर मतलब तीसरी स्ट्रक्चर ये है कि इसमें ऊपर से आवरण हटा दिया गया है, अंदर पोलन ग्रेन यानी दिख रहा है, माइक्रोस्पोरेंस मतलब स्पोर्स जिसको कहते हैं यानी परागकण जो होता है। ठीक, और इसमें ये पूरा स्ट्रक्चर एकदम हटा दिया गया है ताकि पूरी तरह से ये वाल्व हटाने के बाद पूरा परागकण दिखाई पड़ रहे हैं किस तरह से। तो ये पराग कोश की क्या है? संरचना है। अब लिखना कैसे है बच्चों वो देखिए। लिखेंगे बच्चों कि पराग कोश के स्फुटन के समय यानी जब पराग कोश फूटता है, ठीक, पराग कोश फूटता है, भाई फूटेगा तभी तो परागकण बाहर आएगा। तो पराग कोश के ठीक स्फुटन के समय मध्य स्तर तथा टेपिटम स्तर नष्ट हो जाते हैं। आपने पढ़ा होगा कि परागकोश में भाई टेपिटम क्या होता है? सबसे भीतरी लेयर। ठीक, इसी में से मतलब जैसे क्या कहते हैं हार्मोन्स का भी स्राव होता है, इसी में अंतःजन जो कोशिकाएं उनके पोषण भी देती हैं, तो ये टेपिटम होता है। परागकश की ये मतलब ये समझिए परागकोश की सबसे भीतरी संरचना होती है। तो जब स्फुटन होता है यानी परागकोश फूटने वाले होते हैं तो मध्य स्तर और टेपिटम स्तर ये नष्ट हो जाएंगे। ठीक, ये नष्ट हो जाते हैं बच्चों। इस प्रकार परागकोश भित्ति में केवल बाह्य त्वचा और अंतः त्वचा, ठीक है ना, बाह्य त्वचा और केवल अंतः त्वचा ही रह जाती है। और आगे लिखेंगे बच्चों कि प्रायः परागकोश का स्फुटन अनुदैर्ध्य दरारें बनने से होता है जो प्रायः 2 परागधानियों के मिलने के स्थान पर होती हैं और स्फुटन के फलस्वरूप परागकण स्वतंत्र हो जाते हैं। मतलब ये चीज है बच्चों जो कोष्ठ हैं, ठीक, जो हमने भी बनाया था इस तरह से। ठीक, ये अलग अलग एक कोष्ठ यानी कमरे की तरह होता है और इन्हीं में पोलन ग्रेन यानी परागकण क्या होते हैं? भरे होते हैं बच्चों। ठीक, वही चीज कह रहा है कि जो पराग कोश का स्फुटन होता है अनुदैर्ध्य दरारें बनने से होता है जो प्रायः 2 परागधानियों के, ठीक, 2 परागधानियों के मिलने के स्थान पर होती है। और जब स्फुटन होता है यानी जब ये फूटते हैं
तो इसके फल स्वरूप क्या होता है, परागकण स्वतंत्र हो जाते हैं, यानी परागकण बाहर निकल आते हैं। क्लियर हो गया। चलिए सबसे पहले आप इतना स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम आगे के स्ट्रक्चर को समझते हैं। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं आगे का, ठीक, आगे की संरचना को समझते हैं। देखिए आगे यहां पर फिर से आपको फिगर दिख रहा है, तो देखिए बच्चों आगे होता क्या है, ये अब पूरा का पूरा क्या है, पराग कण की स्ट्रक्चर है। ठीक, ये क्या है, पूरा एक पराग कण की स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रही है। ठीक, ये पराग कण की स्ट्रक्चर है। हमने बताया था परागकण में भाई दो, अगर शॉर्ट वाली वीडियो अगर आपने देखी होगी बच्चों तो आपको पता होगा, हमने बताया था कि परागकण में दो त्वचा होता है। ठीक, एक बाह्य मतलब दो लेयर होता है, एक बाह्य त्वचा एक अंतः त्वचा। बाह्य त्वचा खुरदुरी संरचना होती है। ठीक, जो हमने बताया था स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ का बना होता है, और अंदर जो होता है वो होता है किसके, पेक्टोसेलुलोज नामक पदार्थ का बना होता है। ये चीज हमने बताया था जब परागकण की संरचना को समझाया था, ठीक, इसके पहले की वीडियो में। तो ये परागकण की यानी स्ट्रक्चर बनी है संरचना कि सबसे पहले भाई इसमें क्या है, ये देख रहे हैं कि न्यूक्लियस, ठीक, यानी ये केंद्रक बना हुआ है। केंद्रक भाई केंद्रक से धीरे धीरे किस तरह से इसमें विभाजन होकर के ये यहां पर देखिए ये भिन्न भिन्न हो रही हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं कि इसकी संरचना, और यहां से ये अलग, ठीक, अलग ये इसकी संरचना बदल रही है, और धीरे धीरे इसमें देख रहे हैं ये संरचना बदलते हुए ये भिन्न भिन्न संरचनाएं बन गई। ठीक, और उसके बाद यहां से ये पराग नलिका निकल रही है, और ये भाई ये हाफ है, कट गया है बच्चों। ठीक, तो इसमें संरचना ये थोड़ी लंबी हो जाती है। तो इस तरह से ये आपके पराग कण में क्या है, संरचना में परिवर्तन हो रहा है। लिखेंगे क्या भाई, उसी तरह से समझना है। फिगर इसलिए बनाया है ताकि समझ में आ जाए। आपको भी बोर्ड एग्जाम में बनाना है, नहीं भी बनाएंगे कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलिए लिखेंगे बच्चों कि पराग कोश से स्वतंत्र होने के पूर्व ही पराग कणों का अंकुरण हो जाता है। ठीक, यानी पराग कोश से निकलने से पहले ही ये क्या होता है, पराग कणों का अंकुरण हो जाता है। और इस क्रिया में सर्वप्रथम पराग कण का केंद्रक पराग कण भित्ति की ओर जाकर समसूत्री विभाजन द्वारा दो केंद्रकों में विभाजित हो जाता है। देखिए हमने बताया ये पराग भित्ति की ओर देखा जा रहा है, और इसके बाद ये देख रहे हैं बच्चों, ठीक, ये दो क्या है, समसूत्री विभाजन होकर के दो केंद्रकों में विभाजित हो जा रहा है। इसमें बड़े केंद्रक को नली केंद्रक कहते हैं। ठीक, बड़ा वाला जो केंद्रक है ये जो नली केंद्रक बना रहा है, तथा छोटे केंद्रक को क्या कहते हैं, जनन केंद्रक कहते हैं, जो जनन में सहायक होता है। ठीक, और प्रायः इस अवस्था में पराग कण पराग कोश को छोड़ देते हैं। ठीक, यानी जो पराग कण होते हैं पराग कण को छोड़ देते हैं, मतलब पराग कोश को छोड़ देते हैं, तथा पराग कणों का आगे का जो विकास है वो मादा पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर होता है। ठीक, परागण की क्रिया द्वारा पराग कण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, जहां पर इनका अंकुरण हो जाता है। इस तरह से मतलब बच्चों यही जो पराग, ठीक, हमने यही बताया ना कि इसमें क्या है भाई, कि जब यहां पे बताया कि पराग कण का अंकुरण होता है यानी पराग कण बाहर निकलते हैं। ठीक, तो उसके बाद इस क्रिया में सर्वप्रथम ये जो केंद्रक होता है, ठीक, सर्वप्रथम बच्चों ये जो केंद्रक होता है, केंद्रक ये पराग भित्ति की ओर आकर्षित हो जाता है और समसूत्री विभाजन करके ये दो, ठीक, दो केंद्रकों में विभाजित हो जाता है। और बड़े वाला यहाँ पे देखिए ये जनन छिद्र का निर्माण हो रहा है, इसमें ये जो मुख इसमें खुला हुआ है बच्चों, इसी को बोलते हैं जनन छिद्र। ठीक, और यहीं से देखिए ये, और यही जनन छिद्र आगे जाकर के ये क्या करती है, पराग नलिका का निर्माण करती है। और इस तरह से आप देख रहे हैं यहां पर बच्चों ये आगे जाकर के यही अंदर प्रवेश करती है। जब वर्तिकाग्र में जाती है तो यही उसमें जाकर के जनन में सहायक होती है, और इस प्रकार से पॉलिनेशन होता है। ठीक, ये चीज मतलब अंदर निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो ये चीज अपने को लिखना है। तो इस तरह से बच्चों क्या है कि आवृत बीजी पौधों में पराग कण यानी नर युग्मकोद्भिद का विकास
होता है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है बच्चों। ठीक, ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बोल रहे हैं कि भाई इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, बार बार ये चीज आपको बता रहे हैं और फिगर से आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। क्लियर हो गया? चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बाकी हम अदर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए बच्चों अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि परागण किसे कहते हैं? पॉलिनेशन, परागण किसे कहते हैं और इसके प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। इसको इसलिए बच्चों हमने पिक कर लिया है कि पिछले 1-2 साल में अगर हम बात करें तो 1 या 2 सेट में ही दिखाई पड़ा है और 2022 में तो भाई वायु परागण दे दिया, कीट परागण, लेकिन परागण क्या है, परागण के प्रकार ये नहीं पूछा था। वैसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए 2024 में आने के भाई चांसेस ज्यादा हो जाते हैं इसके। देखिए परागण किसे कहते हैं? ठीक, परागण होता क्या है? देखिए बच्चों, देखिए इसमें होता क्या है कि जैसे 2 पुष्प हैं, संरचना समझिए बहुत ही सिंपल है भाई, बायोलॉजी में आपको बस सुनना है और बाकी ऐसा नहीं सुनना है, कॉपी पेन हाथ में होना चाहिए, है ना, बिल्कुल भी लापरवाह मत बनो। ठीक, ये चीज देखिए यहां पर पुष्प लगे हैं मान लेते हैं। ठीक, तो देखिए परागण होता क्या है कि मान लेते हैं इस पुष्प में, भाई पुष्प में हमें पता है 2 लिंगी पुष्प होंगे तो नर और मादा रहते हैं, एक लिंगी होगा तो उसमें एक ही रहेगा भाई, चाहे या तो नर रहेगा या तो मादा रहेगा। तो जब किसी पुष्प के परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो उसे कहते हैं परागण। इस क्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? परागण कहते हैं, पॉलिनेशन होता है। ठीक, तो लिखेंगे कि पराग कोश में बने परागकणों का, भाई कहां बनेगा परागकण? अभी जस्ट इसके पहले क्वेश्चन में हमने देखा परागकण कहां बनता है रसगुल्लों? पराग कोश में। तो जब पराग कोश में यानी बने परागकण का मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना, यानी यूं जो संरचना होती है, ये जो संरचना होती है रसगुल्लों, इसी को, ठीक, ये क्या होता है? ये भाई वर्तिकाग्र होता है, इसको वर्तिका कहते हैं। तो इसी में से एक जो पराग नलिका निकलती है वही अंदर की तरफ जाती है। ठीक, तो ये चीज होता है वर्तिकाग्र। ठीक, ये पुष्प का मादा वाला भाग है, इसी में अंदर क्या होता है? पूरा अंडाशय की स्ट्रक्चर होती है, फिर बीजांड वगैरह अंदर होते हैं, ये चीज। ठीक, तो यही चीज कह रहा है कि जब किसी पुष्प में, ये पुष्प है और इस पुष्प में भाई ये क्या है? परागकोश है और इस परागकोश में क्या निकलते हैं? परागकण। तो ये जब परागकण क्या होते हैं कि मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, देन इस घटना को कहते हैं पॉलिनेशन, बोले तो परागण। वही चीज तो लिखाया कि पराग कोश में बने पराग कणों का मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना को परागण कहते हैं और परागण के बाद पुंकेसर और दल पुंज गिर जाते हैं। यानी जब परागण हो जाएगा तो जो पुंकेसर होता है, ठीक, जो पुंकेसर होता है बच्चों, पुंकेसर होते क्या है भाई? पुष्प पुंकेसर हम बात करें पुष्प का नर भाग होता है, स्त्री केसर क्या होता है? मादा भाग होता है। ठीक है ना, जो स्त्री केसर होता है, तो पुंकेसर वाला भाग, पुंकेसर और जो दल वगैरह होते हैं, दलपुंज, पेटल्स, पंखुड़ियां वगैरह, वो सब गिर जाते हैं। ठीक है ना, ये तथा बाह्य दल या तो बच्चों मतलब गिर जाता है या फिर फल में लिप्त हो जाता है, यानी फल में ही चिपक कर समझिए एकदम से गायब हो जाता है, ये चीज होता है। अब बात कर लें कि परागण कितने प्रकार का होता है, तो परागण बच्चों 2 प्रकार का होता है। ठीक, प्रमुख रूप से 2 होता है, बाकी वैसे और भी हैं। ठीक है ना, चलिए तो प्रमुख रूप से परागण कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। तो सबसे पहला है स्वपरागण। स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन। स्वपरागण किसे कहते हैं? स्व मतलब अपने आप में। जब किसी एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र में जाएं या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाएं, देन इस घटना को कहते हैं स्वपरागण। क्या कहते हैं बच्चों? स्वपरागण। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं, जैसे कोई पुष्प है बच्चों, ठीक, जैसे कोई एक हम छोटा सा पौधा ले लेते हैं, ठीक, इस तरह से एक छोटा सा पौधा है, एक छोटा सा पौधा है और इसमें फूल खिले हैं। ठीक, ये क्या खिले हैं? फूल खिले हैं। अब कौन सा फूल है ये तो अपने को नहीं मालूम, बस इतना जानो फूल खिले हैं। ठीक, फूल इसमें खिले हुए हैं बच्चों और यहां पर जो है पंखुड़ियां वगैरह लग गई हैं। ठीक ना, चलिए समझ में आया?
इतना समझिए पहले। अब इधर देखिए बच्चों, इसमें है क्या, अब हमने कहा कि भाई हमें सीखना है स्वपरागण को, हमें मतलब सीखना नहीं बल्कि जानना है स्वपरागण के बारे में। स्वपरागण है क्या, जैसे मान लेते हैं कि इस पुष्प में भाई ये द्विलिंगी पुष्प है, ठीक, क्योंकि स्वपरागण के लिए द्विलिंगी होना जरूरी है, क्योंकि भाई द्विलिंगी होगा नहीं, एक ही पुष्प में नर मादा होंगे नहीं, कहां से परागण होगा। तो परिभाषा के अकॉर्डिंग कि जब किसी पुष्प के परागकण, मान लेते हैं इस पुष्प का परागकण निकला और वो इसी पुष्प के मादा पुष्प मतलब मादा जो भाग है उसके वर्तिकाग्र में चला गया, या फिर इसी पुष्प के पूरे मतलब ये पूरा एक ही पौधा है भाई, इसी पुष्प के दूसरे यानी इसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक चला जाए, तब कहते हैं स्वपरागण। ठीक, अब तो समझ में आ गया ना कि स्वपरागण क्या है, कि जब किसी एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र अथवा उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, देन इस घटना को क्या कहते हैं, स्वपरागण। यही तो बताया बच्चों, एक पुष्प है, जब किसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प में आ जाए या फिर उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प तक परागकण पहुंच जाए, तब इस घटना को कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, बोले तो स्वपरागण। समझ में आया रसगुल्लों? चलिए स्क्रीनशॉट कर लो भाई अगर समझ में आया है। ठीक, बाकी देखते हैं परपरागण को। ठीक है बच्चों, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं परपरागण। ये तो स्वपरागण की घटना थी, अब देखते हैं अपन भाई परपरागण। नाम ही है पर का मतलब दूसरा, ठीक, कोई दूसरा। चलिए परपरागण में होता क्या है, जैसे इसमें भी एक हम ले लेते हैं कोई पौधा, समझिएगा बच्चों। ठीक, एक पौधा बना लेते हैं, ठीक है ना, एक पौधा हमने बना लिया और इस पे फूल खिला दिया। ठीक, इस पे क्या है, हमने फूल खिला दिया, यूं फूल लग गए। ठीक, ये इस पुष्प में फूल लग गए हैं। ठीक, और उसके बाद भाई पंखुड़ियां भी बनाना है, तो पंखुड़ियां हमने बताया ना, ये बन गई पंखुड़ियां। ठीक, इस तरह से यहां पर पंखुड़ियां लग गई हैं। ठीक, अब देखिए बच्चों, हमें समझना है परपरागण के बारे में। परपरागण में होता क्या है, परपरागण में एक पुष्प ये है, ठीक, और एक पुष्प हम क्या करते हैं, इसी जाति का एक दूसरा पुष्प ले लेते हैं। ठीक, इसी जाति का हम क्या करते हैं, कोई दूसरा पुष्प ले लेते हैं, जाति वही है, ऐसा नहीं कि एक गुलाब है दूसरा चमेली, एक गेंदा है दूसरा गुलाब, नो, एक ही जाति का होना चाहिए, बस इतना याद रखो, एक ही जाति का होना चाहिए बच्चों, इतना याद रखना है और कुछ नहीं करना है। ठीक, चलिए हो गया। देखिए बच्चों ये बन गए। अब परपरागण में होता क्या है भाई, यहां तो पुष्प अलग है, ठीक, यहां पर क्या है, पुष्प अलग है, यानी पौधा अलग है, बाकी भाई एक ही चीज के पौधे हैं, चाहे जिस भाई फूल का होना चाहिए लेकिन पौधा एक ही जाति का होना चाहिए। तो परपरागण में होता क्या है कि जब किसी एक पुष्प के परागकण, जब किसी एक पुष्प के परागकण उसी जाति के, मान लेते हैं इसमें का परागकण भाई उड़ के इधर गया, उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तब इस घटना को बोलते हैं परपरागण। अब बच्चों पहुंचने के लिए भाई इसमें माध्यम की जरूरत होती है। हम मान लेते हैं कि कोई माध्यम है, ठीक, माध्यम के लिए जैसे एक तितली ले लिया, ठीक, एक क्या ले लिया, एक तितली ले लिया, कोई रंग बिरंगी तितली है, ठीक, हमने एक तितली ले लिया, ये चीज। अब बच्चों इसमें हमने क्या बताया कि भाई जो परपरागण होता है, परपरागण में ये एक पुष्प के जैसे है, जाति दोनों का सेम है, ये दोनों का भी जाति सेम है,
ठीक, ये जो दोनों पौधे हैं बच्चों एक ही जाति के हैं। जब हमने बताया किसी एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तब इस प्रकार के परागण को क्या कहते हैं? पर परागण कहते हैं। और इसमें पर परागण के लिए पुष्प को माध्यम पर निर्भर होना होता है, यानी कोई माध्यम होगा तभी तो बच्चों दूसरे फूल तक पराग मतलब जो परागकण होते हैं पहुंचेंगे, अदरवाइज नहीं जाएगा। जैसे भाई या तो हवा चले तब परागकण उड़कर जाए, या कोई कीट पतंग यहां से, जैसे ये हमने बताया मधुमक्खी हो जाए, तितली वगैरह के द्वारा यहां लाया जाए, या फिर भाई जलीय पौधे हैं तो उनके परागकण जल में गिरेंगे तब वो तैर कर दूसरे पुष्प तक जाएंगे। तो पर परागण में यह चीज होता है कि इन्हें माध्यम पर निर्भर रहना पड़ता है। क्लियर हो गया? स्वपरागण और पर परागण। और कभी कभार एक क्वेश्चन और पूछता है इसी में कि पर परागण स्वपरागण की अपेक्षा अधिक उपयोगी है, क्यों? वो इसलिए है बच्चों कि जो पर परागण से के द्वारा बनने वाले जो पौधे होते हैं वो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है, उनके बीज बड़े होते हैं, उनमें फूल व फल अधिक लगते हैं। ठीक, ये सब कारण है और उनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं, जबकि स्वपरागण में ये सब चीज नहीं होता है। क्लियर हो गया? चलिए, तो पहले स्क्रीनशॉट कर लो बच्चों, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं अगले टॉपिक को। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नर जनन तंत्र। क्या है बच्चों? नर जनन तंत्र बेहद इंपॉर्टेंट है ये भी बच्चों, और इसके बारे में भाई बताने की जरूरत नहीं, आप खुद जानते होंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इस चैप्टर में या तो मादा जनन तंत्र या तो नर जनन, दोनों में 100% है, पूछा जाएगा। हालांकि भाई नर और मादा दोनों को हमने देख रखा है, लेकिन नर वाला कुछ ज्यादा ही पूछता है। ठीक, चलिए देख लेते हैं बच्चों कि नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करना है। नर जनन तंत्र बहुत डिटेल्स में नहीं जाना, अपने को बहुत डिटेल्स में नहीं जाना है बच्चों। ये आपको नर जनन तंत्र दिखाई पड़ रहा है। ठीक, नर जनन तंत्र में सबसे प्रमुख भाग होता है वृषण, उसके बाद वृषण कोश है, शुक्रवाहिनी है। ठीक, और उसके बाद हम बात करें बच्चों शिश्न है और शुक्राशय है, और ठीक ये सब चीज हैं। ठीक, ये प्रमुख नर जनन तंत्र होते हैं। बाकी तो बच्चों और जो होते हैं सहायक होते हैं, जैसे प्रोस्टेट ग्रंथि हो गया, तो ये सहायक जनन ग्रंथियां आती हैं। ठीक, ये सहायक जनन अंग में आते हैं। तो बाकी ये जो आपको दिख रहे हैं ये सभी के सभी क्या हैं? ये प्रमुख नर जनन तंत्र में शामिल होते हैं। ठीक, चलिए देख लेते हैं बच्चों कि नर जनन तंत्र में निम्नलिखित भाग होते हैं। सबसे पहला जो होता है बच्चों वो होता है वृषण, टेस्टिस। टेस्टिस किसे कहते हैं? टेस्टिस होता क्या है? तो ये चीज आपको दिख रहा है ना, ये जो स्ट्रक्चर पूरा इतना दिख रहा है बच्चों, ये पूरा का पूरा ये क्या है? टेस्टिस है। ठीक, ये का पूरा बच्चों स्ट्रक्चर जो है वो क्या है? टेस्टिस। अब वृषण होता क्या है? तो ध्यान से समझिए, यह नर जनन तंत्र का प्रमुख अंग होता है। जो वृषण होता है, टेस्टिस होता है, ये नर जनन तंत्र का प्रमुख अंग होता है बच्चों, और यह एक थैली नुमा संरचना में बंद होता है जिसे वृषण कोश कहते हैं। ठीक, ये वृषण इतना संरचना है बच्चों। वृषण की अगर हम बात करें तो ये वृषण जो संरचना है ये अंदर की, ठीक, ये वृषण की संरचना है, याद रखना इतना। ठीक, ये इतना वृषण की संरचना है। और वृषण जो होता है एक थैली नुमा संरचना में, आप अगर देखेंगे बच्चों ये एक थैली नुमा संरचना दिखाई पड़ रही है, तो एक जो थैली नुमा संरचना में बंद होता है उसे कहते हैं वृषण कोश। ठीक, उसे वृषण कोश कहते हैं। बाकी वृषण की संख्या एक जोड़ी होती है, यानी 2 होती है। इनकी संख्या बात करें, चाहे एक जोड़ी कहें या तो 2 कहें। ठीक, तो इनकी जो संख्या होती है बच्चों वो क्या होती है? ठीक, संख्या होती है 2। ठीक, 2 संख्या होती है। और वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है, इसी में शुक्राणु का निर्माण होता है तथा टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स का भी स्राव होता है। यही सबसे प्रमुख है। जैसे महिलाओं में क्या होता है? महिलाओं में ओवरी होता है, अंडाशय होता है, उसी तरह पुरुषों में वृषण होता है। ठीक, क्योंकि जो नसबंदी होता है ना, नसबंदी नलबंदी सुना होगा, तो पुरुष नसबंदी में करते क्या है? ये जो शुक्रवाहिनियां होती हैं, शुक्रवाहिनियां जो वैस होती हैं उसको काट देते हैं, वैसेक्टोमी। ठीक, वैस से वैक्सेक
टॉमी बना है। वैसेक्टोमी का मतलब पुरुष नसबंदी। नसबंदी में करते क्या है, ये जो शुक्रवाहिनी है इसी को काट कर बांध देते हैं, क्योंकि बच्चों शुक्राणु बनता यही है। बाकी शुक्राशय में तो जाकर के स्टोर होता है, जिसमें एक तरल दुधिया रंग का पदार्थ होता है जिसको स्पर्म यानी वीर्य बोलते हैं। ठीक, तो ये चीज होता है। क्लियर हो गया बच्चों। तो ये होता है वृषण, ये प्रमुख होता है। एक चीज और याद रखिए, इसमें कभी कभार क्वेश्चन बन जाता है, ये पूछता है कि जो वृषण है वो शरीर के बाहर ही स्थित क्यों होता है, यानी क्या कारण है। तो इसका कारण है बच्चों, देखिए वृषण जो होता है, अब वृषण में हमने बताया कि स्पर्म यानी शुक्राणु बनता है, और शुक्राणु के बनने के लिए रसगुल्लों कम तापमान की आवश्यकता होती है, कम तापमान की जरूरत है, यानी बॉडी से कम टेम्परेचर चाहिए, तभी शुक्राणु यानी स्पर्म सरवाइव कर पाते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं, सरवाइव मर जाते हैं। इसीलिए उसको बनने के लिए क्या है, कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, इसीलिए वो शरीर के बाहर होता है। और गर्मी में होता क्या है कि इसकी मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं, ये क्या होता है थोड़ा मतलब नीचे की तरफ रहता है, और ठंड में यही सिकुड़ जाती है, क्योंकि इनको ताप चाहिए, गर्मी चाहिए, ये बॉडी की तरफ यानी ऊपर उठती हैं। क्यों, क्योंकि जब क्या होता है कोई बच्चा गर्भ में होता है तो यानी 6 महीने के पहले तक समझिए जो भ्रूणावस्था होती है, तो वृषण शरीर के अंदर ही होता है। जब आप क्रिकेट वगैरह खेलते हैं ना, चोट लग जाती है, और आप यहां पर वृषण में जब चोट लगती है तो पूरा शरीर में पसीना हो जाता है, आगे धुंधला दिखाई पड़ने लगता है, एकदम चक्कर आ जाता है, गिर जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये इसकी जो भाई मांसपेशियां हैं, इसमें जो मतलब नसें गई है वो पेट की तरफ गई है। जैसे ही चोट लगता है पेट में दर्द बहुत तेजी का उठता है, बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। यही कारण है कि तुरंत क्या है, हम पेट पकड़कर लेट जाते हैं, गिर जाते हैं, कोई भी खिलाड़ी हो ना, ये चीज होता है। क्यों, क्योंकि भाई इसका संबंध ही पेट से होता है। और बाकी वैसे में बात करें तो भाई हाथी में क्या होता है कि भाई ये जो शुक्राणु होता है, सॉरी ये जो वृषण होता है वो शरीर के अंदर ही होता है। क्लियर हो गया बच्चों ये चीज, तो समझ में आ गया कि शुक्राणु शरीर के बाहर ही क्यों होता है। तो शुक्राणु सॉरी वृषण बाहर क्यों होता है, तो शुक्राणु को बनने के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है, यानी शरीर से कम तापमान की जरूरत होती है, इसलिए वो शरीर के बाहर स्थित होता है, ताकि वो बाहर के वातावरण से, बाहर के ताप से उसका तापमान बना रहे और शुक्राणु बन सके। क्लियर हो गया। चलिए अब दूसरे पार्ट की बात करें बच्चों, अधिवृषण, जिसको बोलते हैं एपिडिडमिस। ठीक, अधिवृषण क्या होता है, देखिए अधिवृषण, तो इसके ऊपर आपको एक संरचना दिख रही होगी, इसके ऊपर बच्चों एक स्ट्रक्चर दिख रही है। कहां पे स्ट्रक्चर है ये, ठीक, ये स्ट्रक्चर ऐसे यहां से देखिए ये ग्रंथिल होकर के ये यूं ऐसे निकल गई है ना। तो ये जो इसके ऊपर की ग्रंथिल संरचना है बच्चों, ये वाली स्ट्रक्चर, ये जो ऊपर इसकी ग्रंथिल संरचना है, इसी को बोलते हैं अधिवृषण। ठीक, लिखेंगे कि यह वृषण के ऊपर एक कुंडलित अवस्था में होता है, यानी ये वृषण के ऊपर बच्चों यहां कुंडलित अवस्था में ये देखिए पड़ा होता है। ठीक, इसे कहते हैं अधिवृषण। ठीक, यह लगभग 6 सेमी लंबी, संकरी व अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है। ठीक, इसमें शुक्राणु परिपक्व होते हैं। ठीक, जो बनने वाले शुक्राणु होते हैं वो मतलब अधिवृषण में ही परिपक्व होते हैं, यानी तैयार होते हैं पूरी तरह से। ठीक, और इसका आकार बात करें तो घोड़े के नाल के आकार, नाल यहां से भाई ये छिप गया है, तो घोड़े के नाल के आकार का होता है, इतना जानिए। क्लियर हो गया। तो चलिए बच्चों, इसको भी स्क्रीनशॉट अगर करना है तो कर लीजिए, बिल्कुल करना पड़ेगा बच्चों, इंपॉर्टेंट है, कर लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। आगे क्या है, अगला जो हम बात करें तो अगला जो है वो है शुक्रवाहिनी। अब देखिए शुक्रवाहिनी क्या होता है, यह लगभग 20 से 25 सेमी लंबी एक नलिका होती है, जो वृषण तथा अधिवृषण में बने, जो वृषण तथा अधिवृषण में बने शुक्राणुओं को शुक्राशय तक ले जाती है, और यह शुक्राशय वाहिनी से जुड़ करके स्खलन वाहिनी बनाती है। ठीक, समझे। ठीक, जैसे अगर हम देखेंगे बच्चों, इसमें अगर इसमें हम देखें तो ये चीज है ना, ये जो एक लाइन यहां से निकली हुई है, ये जो एक लाइन निकली हुई मतलब एक नली निकली हुई है। ठीक, एक मिनट, हाँ इधर देखिए बच्चों, हमने क्या कहा, ये जो एक नली निकली हुई है,
एक नली यहां से आपको दिखाई पड़ रही है, ये जो नली यहां से निकली हुई है इसी का नाम क्या है? शुक्रवाहिनी। इसी को बोलते हैं, ये देखिए इंडिकेट किया है शुक्रवाहिनी, इसी को बोलते हैं शुक्रवाहिनी। और ये आगे चल करके यहां पे जुड़कर भाई इसी में आकर के देखिए ये शुक्राशय से भी नलिका आई है। अगर हम बात करें बच्चों तो ऊपर से ये मूत्रवाहिनी भी यहीं पे, यानी ये सब एक दूसरे में ही ज्वाइंट होते हैं, यूं समझिए। तो यहां से ये जुड़कर स्खलन वाहिनी बनाती है। स्खलन वाहिनी का मतलब जब क्या है, मतलब जनन के दौरान बात करें या फिर मेटिंग के दौरान, ठीक है ना, उसमें से स्पर्म बाहर जो निकलते हैं वो स्खलन होता है। ठीक, तो ये चीज होता है। अगला देखते हैं बच्चों, अगला अगर हम देखें तो है शुक्राशय। ठीक, अगला क्या है? शुक्राशय। अब शुक्राशय क्या है? तो यह एक मांसल थैली नुमा संरचना होती है और इसमें शुक्राणु लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं तथा शुक्राणुओं का पोषण होता है। यानी जो शुक्राशय की संरचना होती है इस तरह से, ठीक, इस तरह से अगर हम बात करें तो इसकी संरचना होती है। अगर हम देखना चाहेंगे फिर से एक बार देख सकते हैं, यही क्या है बच्चों, ये एक मिनट, कहां भाई, ये तो देखें, ये जो शुक्राशय की संरचना बनी हुई है ना, ये पूरी, ये तो पूरा मतलब मूत्राशय है। ठीक, कहां गया ओ भाई, ये पूरा क्या है? शुक्राशय। इसी में शुक्राणु आकर के इकट्ठा होते हैं। ठीक, बाकी इसमें पहले से एक तरल पदार्थ, दूधिया रंग का पदार्थ होता है जिसे क्या कहा जाता है बच्चों? उसे कहते हैं वीर्य। ठीक है ना, चलिए, या सीमन कहते हैं अंग्रेजी में। चलिए, अब समझ में आ गया शुक्राशय क्या है। अब आगे देखते हैं, अगला जो है टॉपिक वो है बच्चों शिश्न। ठीक, शिश्न क्या होता है? यह एक ऐसी मांसल संरचना होती है जो त्वचा से ढका रहता है और यह एक मैथुन अंग है। यह एक क्या है बच्चों? मैथुन अंग है जो संभोग के दौरान योनि में शुक्राणुओं को स्थानांतरित करता है। ठीक है ना, शुक्राणुओं को मतलब क्या करता है कि जैसे संभोग के दौरान मादा, अगर हम बात करें तो महिलाओं के अंदर उनके यूट्रस में, गर्भाशय में, ये क्या करता है? स्पर्म को, ठीक है ना, वजाइना के माध्यम से अंदर प्रवेश कराता है। ठीक, इसको क्या करता है? अंदर प्रवेश कराता है, मतलब ये पार्ट। ठीक, ये पार्ट क्या होता है? ये शिश्न वाला। बाकी आगे जो ये पार्ट होता है इसको शिश्न मुंड पढ़ा जाता है, शिश्न मुंड कहते हैं। और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है? शिश्न का है। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए आगे है मूत्रवाहिनी। अब मूत्रवाहिनी क्या होती है? देखिए मूत्रवाहिनी क्या है, तो मूत्राशय से एक लंबी वाहिनी निकलती है और जिसे मूत्रवाहिनी कहते हैं और यह मूत्र तथा वीर्य दोनों के बाहर निकलने का एक मार्ग होता है। ठीक, मूत्रवाहिनी अगर आप देखेंगे बच्चों तो ये एक मूत्र नलिका है, यहीं से ये निकल करके, यानी ये आकर के देखिए इसी में ये भी है और इसी में ये शुक्राशय से भी नलिका। ठीक, और यानी इसी मार्ग से क्या है? स्पर्म भी बाहर निकलता है और इसी मार्ग से मूत्र यानी यूरिन भी बाहर निकलता है। तो दोनों का रास्ता सेम होता है। क्लियर हो गया? ये प्रमुख हैं आपके जनन तंत्र। बाकी सहायक जनन ग्रंथियों में ये प्रोस्टेट आता है। प्रोस्टेट का इसका काम क्या होता है? तो ये तरल चिपचिपा पदार्थ का स्राव करता है जिसे हमने बताया कि दूधिया रंग का होता है, जिसको वीर्य कहते हैं। और उसी वीर्य में जो यहां से बनने वाले शुक्राणु होते हैं, जाते हैं जब यहां, वो इसी वीर्य में तैरते रहते हैं। क्लियर हो गया? एक और होती है काउपर्स ग्रंथि वगैरह। ठीक, तो उसको नहीं देखना अपने को। तो चलिए बच्चों इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इस वाले पार्ट को भी। चलिए हो गया। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि को लेकर। यह भी बेहद इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसको लिखने का तो भाई आप भी बनाकर लिख सकते हो, लेकिन हाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो जिनको नहीं पता सही से लिखने का तरीका। ठीक, चलिए हम बताते हैं कि किस तरह से आपको लिखना है। और फिक्स है 2023 का भी क्वेश्चन पेपर आप देखोगे ना, 2 सेट में पूछा गया है। ठीक, यानी हर साल मान के चलिए एक सेट में तो दिखाई ही पड़ेगा, बाकी 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इससे कम नहीं। ठीक, तो देखिए है कि बच्चों जनसंख्या विस्फोट व इसके निवारण पर एक निबंध लिखना है। भाई जनसंख्या विस्फोट है क्या? जब भाई मरने वालों की संख्या कम हो जाए और पैदा होने वालों की संख्या यानी जन्म लेने वालों की संख्या ज्यादा हो जाए, वही है जनसंख्या विस्फोट, है ना। तो किसी क्षेत्र में जनसंख्या में होने वाली आकस्मिक वृद्धि को, ठीक, आकस्मिक का मतलब होता है अचानक से जो होने वाली वृद्धि होती है
उसे कहते हैं जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या विस्फोट। तो लिखेंगे बच्चों कि किसी स्थान पर जनसंख्या में अचानक से होने वाली वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। और जो जनसंख्या विस्फोट है प्रायः मृत्यु दर में कमी और जन्म दर में क्या है, वृद्धि। वही चीज हमने बताया कि भाई मरने वालों की संख्या कम हो जाए और जन्म लेने वालों की संख्या ज्यादा हो जाए, तो ये जनसंख्या वृद्धि का एक कारण बन जाता है। अब जनसंख्या विस्फोट के क्या कारण है, चलिए देखते हैं जनसंख्या विस्फोट के क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहला है निरक्षरता। ठीक, निरक्षरता का मतलब अनपढ़ लोग। ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखते होंगे, भाई सिटी में आप जाएंगे ना तो सिटी में बाहर से रहने वाले लोग ज्यादा रहते हैं, यानी जो बाहर से आए हैं कमाने के लिए, उनको एक कमाने का सोर्स चाहिए। ठीक, बाकी वहां की पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है। शहरों में बड़े ही, भाई चाहे जितने बड़े लोग जाए, करोड़ों की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन उनके बस एक दो बच्चे होते हैं। हाँ, जो पुराने हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक, क्योंकि वो जागरूक होते हैं, वो भली भांत हर एक चीज को अच्छे से समझते हैं। लेकिन हम ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा नहीं होता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि का एक कारण होता है निरक्षरता, यानी अनपढ़ जो लोग होते हैं। ठीक, तो जनसंख्या वृद्धि का यह एक प्रमुख कारण है, क्योंकि हमारे देश की अधिकांश जो जनता है वो निरक्षर है, यानी अनपढ़ है, और इस कारण से अज्ञानतावश वह संतान उत्पत्ति करते हैं। ठीक, यानी जाने अनजाने में सही या जानबूझकर कैसे करते हैं आई डोंट नो, लेकिन क्या होता है जो अनपढ़ लोग होते हैं ना, अक्सर देखा होगा कि भाई जिनके कमाने का सोर्स नहीं, अक्सर उनके 4-4 बच्चे हैं। ठीक, भाई किसी का कोई पैंट नीचे नहीं पहना है, टी शर्ट पहना है, तो कोई पैंट पहना है, टी शर्ट नहीं पहना, ऐसे घूम रहे हैं, दिन भर गाली दे रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो ये क्या है भाई, यही तो ना, खाने का कुछ नहीं है लेकिन बच्चे 4-4 हैं, 5-5 हैं, 6-6 हैं, ये चीज होता है। दूसरा सामाजिक रीति रिवाज, क्योंकि बहुत लोगों में आज भी बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो जिनकी धारणाएं प्राचीन, मतलब हम जैसे प्राचीनतम अगर देखें तो जो हमारे दादा बाबा जो थे उनके जैसे है, उनकी जो सोच थी, उनकी सोच क्या थी, उनकी सोच ये थी कि भाई घर को इस मतलब परिवार का वंश चलाने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। राजशाही वाला तंत्र लगाते थे कि जिस प्रकार से भाई राजा है तो उसका वंश संभालने के लिए पूरा का पूरा सम्राट जो है उसका साम्राज्य संभालने के लिए कोई ना कोई सम्राट होना चाहिए। तो उसी तरह से बहुत सारे लोगों की ये सोच होती है ग्रामीण क्षेत्रों में कि भाई अगर उनके एक लड़की हो गई, फिर सोचते हैं कि यार लड़का होगा तभी तो घर बार देखेगा, फिर दूसरी बार लड़की होगी, तीसरी बार फिर इसी चाह में पता चले लड़की होगी। तो ये कारण भी हो जाता है। तो इसमें लिखेंगे बच्चों कि हमारे देश में किसी भी परिवार में पुत्र का जन्म आवश्यक माना जाता है। भाई हमारे देश में क्या है, घर परिवार में पुत्र का जन्म आवश्यक माना जाता है। यह कहा जाता है कि वंश का नाम पुत्र से ही चलता है। ठीक, यानी इस वंश को संभालने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए, और इसी कारण पुत्र की चाह में जनसंख्या वृद्धि होती है। ठीक, बिल्कुल होगा बच्चों, बार बार हमने बोला ना कि वही चीज, पुत्र की चाह में पुत्री का ही जन्म हो रहा है, तो ये चीज होता है। क्लियर हो गया? तो भाई पुत्र की चाह में पुत्री जन्म ले रही है बार बार, तो भले पुत्री का जन्म हो रहा है, हाँ भाई बेटियां सबको कहते ना कि बेटियां संभालने का भाई हर एक आदमी के बस की बात नहीं है, जिसका दिल बड़ा होता है वही पाल सकता है ना। चलिए ऐसा, बाकी ये कारण समझ में आ गया। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट पहले कर लीजिए। चलिए हो गया। अब ये जितने भी हमारे रसगुल्ले हैं ये मत सोचना कि लड़कियों की बड़ाई कर रहे हैं, नहीं होता है बच्चों, क्योंकि देखेंगे ना तो लिंगानुपात बहुत अपने यहाँ कम है, लड़कों की संख्या बहुत ज्यादा है लड़कियों की कंपेयर में। तो भाई यहाँ पर देखेंगे तो लड़के ज्यादा है लड़कियां कम है, तब भी तो ठीक नहीं है ना, इसलिए। चलिए बच्चों अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक का मतलब अब यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि का कारण हम देख रहे हैं। तो अगला जो कारण है कम आयु में विवाह होना, कम आयु में विवाह हो जाना। ठीक, कम आयु, और ये जो प्रथा है ना ये बहुत पुराने समय से चल रही है, बहुत पुराने समय से चल रही है। तो ग्रामीण तथा अशिक्षित परिवारों में आज भी बाल विवाह की प्रथा का प्रचलन है। आज भी ये जो प्रथा है चल रही है, जिसके कारण कम आयु में ही दंपति क्या है, संतान उत्पन्न करने लगते हैं। जाहिर सी बात है भैया, किसी की शादी 30 वर्ष की उम्र में अगर होनी चाहिए, 25 से 30 वर्ष की आयु में अगर उसी की शादी 18 वर्ष की आयु में हो गई, तब तक तो उसके 3 से 4 बच्चे घूमेंगे।
है ना, ये चीज होता है बच्चों। यानी कम आयु में विवाह हो जाएगा तो भाई जाहिर सी बात है पति पत्नी हो गए, बच्चे होंगे ही। तो इस तरह से क्या होता है कि कम आयु में भी भाई विवाह होता है, तो ये भी कहीं ना कहीं जनसंख्या वृद्धि का एक कारण हो जाता है। घर वाले ये नहीं देखते उम्र कितनी है, ये देखते हैं लड़का जवान हो गया, बस लड़की भाई जवान हो गई, बस उसका विवाह कर दो, हाथ पीले कर दो, ये चीज देखते हैं। तो ये क्या भाई ऐसे लोगों की सोच होती है जो क्या होते हैं, अनपढ़ लोग होते हैं, जिनको मतलब कुछ नॉलेज नहीं होता, ऐसे लोग ज्यादा, है ना। या तो भी भाई माँ बाप ज्यादा परेशान हो जाएं बच्चों से, बच्चे ही ऐसे निकल जाएं कि चारों तरफ नाम रोशन करें, तब भी वह जल्दी करेंगे, है ना। चलिए अगला है बच्चों कारण गरीबी। अगला क्या है, गरीबी। गरीबी भी जनसंख्या वृद्धि का एक कारण है। वो कैसे है, चलिए देखते हैं। देखिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली अधिकांश जो जनता है वो निर्धन है, बोले तो गरीब हैं, जो इस बात में यकीन रखते हैं कि यदि अधिक बच्चे होंगे तो काम करके अधिक पैसा कमाएंगे। बिल्कुल बच्चों, ये सोचते हैं, ठीक। गरीब लोगों की सोच ही यही होती है कि मेरे 3 बच्चे हो गए, अगर तीनों बड़े हो गए, तीनों काम करेंगे, महीने का 10-10 हजार कमाएंगे, महीने का 30,000 होगा, तो वो कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन उसके कारण कितनी दिक्कत हुई, कितनी समस्याओं का सामना उनको करना पड़ेगा, वो नहीं दिखता है। बस ये उनकी सोच होती है कि जितने ज्यादा बच्चे उतने ज्यादा पैसे, ठीक। इसलिए भी जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक। तो ये है जनसंख्या वृद्धि के कुछ कारण। अब हम देख लेते हैं कि जनसंख्या वृद्धि को अपन नियंत्रित कैसे करेंगे। तो जनसंख्या विस्फोट पर नियंत्रण। तो भाई जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के प्रमुख उपाय हैं। सबसे पहले विवाह की आयु में वृद्धि। भाई विवाह की जो आयु हमने बोला जो 18 साल में कर दे रहे हैं, 20 वर्ष की आयु में, उसको बढ़ाकर ज्यादा कर देना चाहिए। तो विवाह की आयु में वृद्धि करके जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक। अब विवाह की आयु स्त्रियों में कम से कम 23 वर्ष होनी चाहिए तथा पुरुषों में 25 वर्ष आयु कर देनी चाहिए। हाँ, हालांकि इस पर बिल्कुल भी कर दिया गया है, लेकिन क्या है, कौन अमल करता है, कोई अमल नहीं कर रहा है, ठीक है ना भाई, कोई अमल इस पर नहीं कर रहा है, इसी कारण से जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक। तो ये एक उपाय हो गया नियंत्रित करने का। तो चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं आगे। अगला जो है, ठीक, अगली जो हेडिंग है वो है यानी जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने की, वो है परिवार नियोजन। परिवार नियोजन की शुरुआत हम बात करें भारत सरकार द्वारा बच्चों बहुत समय पहले ही कर दी गई थी, ठीक, कि छोटा परिवार सुखी परिवार, ठीक। और वहां पर एक दिया गया था नारा कि हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। लेकिन आज क्या है, हम दो हमारे होने दो, ये चल रहा है। हाँ समझ गए ना। तो छोटा परिवार सुखी परिवार, उससे कोई मतलब नहीं। आज हम दो हमारे होने दो, ये वाला नारा चल रहा है, ये हम दो हमारे दो वाला नहीं, ठीक। यही कारण है कि जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। तो इसके द्वारा भी जनसंख्या में वृद्धि में नियंत्रण लगाया जा सकता है, ठीक। तो इसमें लिखेंगे बच्चों कि परिवार नियोजन के द्वारा जनसंख्या वृद्धि की दर को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अंतर्गत विभिन्न गर्भ निरोधक जो औषधियां हैं उनका प्रयोग किया जाता है, ठीक। विभिन्न प्रकार की गर्भ निरोधक औषधियां भी हैं, या उसके हम बात करें तो भौतिक कारक भी हैं, जिसके द्वारा जनसंख्या वृद्धि को मतलब नियंत्रित किया जा सकता है। एकदम रोक नहीं सकते अपन, ठीक। अगला है शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था में सुधार ला करके भी जनसंख्या वृद्धि को हम नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अंतर्गत लिखेंगे कि शिक्षित व्यक्ति प्रायः आय एवं व्यय के सिद्धांत को भली भांति समझता है, ठीक। यानी जो शिक्षित होते हैं वो अपनी आय, उनकी इनकम क्या है और उनका खर्चा कितना है, उसके बारे में बेहतर तरीके से कैलकुलेशन वो करते हैं। तो आय और व्यय के सिद्धांत को वो भली भांति समझते हैं या भली भांति उससे परिचित होते हैं, और यही कारण है कि वे सीमित परिवार के महत्व को समझते हैं। इसलिए जनता को शिक्षित करने के लिए कार्यक्रम में वृद्धि की जानी चाहिए, ठीक। हालांकि ये योजना चल भी रहेगी, अब तो भाई बुजुर्ग को भी पढ़ाया जा रहा है, जिस तरह से आंगनबाड़ी में बच्चों को पढ़ाते हैं वैसे इनके लिए भी। लेकिन कौन पढ़ने को तैयार है आजकल, तो सब क्या कहें, रहने दीजिए, है ना। तो वही चीज है बच्चों की शिक्षा के स्तर को बढ़ा करके ज्यादा से ज्यादा, अगर हम शिक्षा का स्तर जितना ज्यादा बढ़ाएंगे, लोग उतना ज्यादा भाई एजुकेट, अगर हम उनके अंदर हम बात करें कि भाई अगर शिष्टाचार आएगा,
एजुकेशन, अगर आप प्रॉपर एजुकेशन देते हैं उनको, तो शिक्षित रहेंगे, तो सब चीजों भाई इनके प्रति यानी जनसंख्या वृद्धि के प्रति कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं, इसके कारण क्या मतलब माता के शरीर पर क्या कुप्रभाव पड़ सकता है, या फिर संतान जो आने वाली संतानें हैं उनका जीवन कैसा होगा, वो भली भांति समझ जाएंगे अगर वो शिक्षित रहेंगे। अनपढ़ रहेंगे तो बोलेंगे यार चलने दो, 4 दिन की जिंदगी है, राम भरोसे जो चल रहा है चलने दो। तो भाई 4 दिन की जिंदगी के इस सिद्धांत के चक्कर में वो जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं अगला टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यानी अगला क्वेश्चन है वाटसन तथा क्रिक सिद्धांत। बेहद इंपॉर्टेंट ये भी है बच्चों, सारे के सारे क्वेश्चन 5 नंबर वाले हैं, बोल दे रहे हैं, ठीक है ना। आप अच्छे से इनको लिख लीजिएगा। देखिए, वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए की द्विकुंडली संरचना का वर्णन करना है। देखिए, वाटसन और क्रिक कौन थे? ठीक, ये किसी यूनिवर्सिटी के यूं समझिए प्रोफेसर थे। ठीक, तो देखिए वाटसन और क्रिक ये 2 अलग अलग वैज्ञानिक हैं। वाटसन और क्रिक वैज्ञानिक ने सन 1953 ईस्वी में डीएनए की द्विकुंडली संरचना को प्रस्तुत किया था, और इसके लिए इन्हें सन 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया था। हालांकि सुनने में आया है कि ये नोबेल पुरस्कार 47 लाख डॉलर, हाँ ऐसा कुछ रकम है, उतने में नीलाम कर दिया गया, जिसको एक आम नागरिक ने खरीदा है। ठीक, कहां तक बात सही है ये तो नहीं पता है, लेकिन ऐसा सुनने में आया है। ठीक, तो ये चीज है बच्चों की वाटसन और क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडली संरचना का मतलब प्रतिपादन किया था, या संरचना को प्रस्तुत किया था। ठीक है ना। चलिए अब देखिए, इन्होंने ये बताया कि प्रत्येक डीएनए अणु 3 प्रमुख घटकों ठीक से मिलकर बना होता है, जिसमें अगर हम बात करें तो पहला होता है डीऑक्सीराइबोज शर्करा, दूसरा फास्फेट समूह, ठीक है ना, फास्फेट समूह, तीसरा होता है नाइट्रोजन क्षार। डीएनए में बात करें तो एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, ठीक, और साइटोसिन होता है, थाइमिन होता है, ये 4 हैं। ठीक, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, किसमें? डीएनए में। आरएनए में यहां जहां पर थाइमिन होता है उसी के स्थान पर यूरेसिल हो जाता है, बस। ठीक, ये आपको पहले भी हम बता चुके हैं। ठीक, इन्होंने ये बताया कि कोई भी डीएनए अणु होता है उसका निर्माण ठीक ये इन 3 भागों से, 3 घटकों से होता है, जिसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, फास्फेट समूह होता है और नाइट्रोजन क्षार होती है। और यहां पर आपको एक डीएनए की स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रही। अब इनका सिद्धांत क्या कहता है कि इनके सिद्धांत में क्या क्या बातें पता चली, वो चलिए देखते हैं। तो पहले स्क्रीनशॉट कर लो। चलिए बच्चों, क्या क्या इन्होंने देखा वो देखते हैं। चलिए, पहला चीज, ठीक, देखिए पहली चीज कि डीएनए का प्रत्येक अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है, जिनका व्यास लगभग 20 एंगस्ट्रॉम होता है। यानी इसका अगर हम व्यास की बात करें बच्चों तो ये लगभग 20 एंगस्ट्रॉम इसका व्यास होता है। ठीक, इसका जो व्यास होता है वो लगभग 20 एंगस्ट्रॉम तक होता है इसका व्यास। ठीक, और 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड हैं, क्योंकि आपको दिख रहा है बच्चों एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक, ये जो संरचना दिख रही है ना, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो ये है इस तरह से, ठीक, एक वाला ये हो गया और दूसरा इधर से, दूसरा ये चीज, तो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला हो गई। तो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है और जिसका व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक, दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरी बात, तो प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में फास्फेट समूह और शर्करा समूह, यानी फास्फेट और शर्करा समूह एकांतर क्रम में जुड़े होते हैं। फास्फेट समूह एक तरफ की शर्करा के 5' कार्बन से और दूसरी तरफ के 3' कार्बन से जुड़ा होता है। मतलब बच्चों इसमें जो ये आपकी श्रृंखला दिख रही है, ठीक, 1 मिनट इसको थोड़ा, ये जो श्रृंखला दिख रही है, इस श्रृंखला में ये जो श्रृंखला है बच्चों, इसमें फास्फेट और प्लस शर्करा यानी P+S, 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 इसी तरह से P+S ऐसे मतलब ये जुड़ा होता है। ठीक, P+S ऐसे, तो फास्फेट समूह और शर्करा समूह इसमें क्या है, जुड़ा होता है। यानी अगर एक तरफ वाले की बात करें, जैसे ये वाला जो सिरा है,
ठीक, अगर इधर का हम बात करें तो इस सिरा को अगर 5 डैश कहेंगे तो ये इधर आकर के ये, एक मिनट, इधर का सिरा कौन है भाई, ये है, तो ये 3 डैश हो गया। अगर ये वाला भाई, अब हमने बताया वही चीज कि इधर वाला 3 डैश है, तो ये वाला जो आएगा अभी वाले सिरा 5 डैश। तो वही चीज कह रहा है कि ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है, इसमें फास्फेट और शर्करा समूह यानी P+S दोनों में, इसी में अकेले नहीं, इस वाले में भी P+S यानी ये एकांतर क्रम में जुड़े होते हैं। और जिसमें फास्फेट समूह बात करें, एक तरफ की 3 डैश यानी 5 डैश कार्बन से जुड़ा होता है और दूसरे तरफ के 3 डैश कार्बन से जुड़ा होता है। ठीक, समझ में आया। तीसरी बात क्या है कि दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला नाइट्रोजन क्षार द्वारा जुड़े होते हैं। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, ये जो आपको दिख रहा है बच्चों, ठीक, ये इस तरह से जो दिख रहा है, ये क्या है, देखिए नाइट्रोजन क्षार है। इनको क्या बोलते हैं, तो इनको कहते हैं नाइट्रोजन क्षार, जिसमें अगर हम बात करें तो एडेनिन थायमीन के साथ हाइड्रोजन के द्विबंध से जुड़ा होता है, और जो ग्वानिन होता है वो साइटोसिन के साथ हाइड्रोजन के त्रिबंध से जुड़ा होता है। जैसे अगर इस वाले को हम, ध्यान से समझना बच्चों, इस वाले को अगर हम एडेनिन मान लें और इस वाले को थायमीन, ये जो दिख रहा है, इस इतने की बात कर रहे हैं, ये नाइट्रोजन क्षार है, इसको मान ले तो ये हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड, ठीक, ये यानी द्विबंध से जुड़ा होता है। और इसको अगर हम मान लें कि ये ग्वानिन है और उसके बाद ये ग्वानिन है और ये साइटोसिन है, तो इसके बीच जो बंध होगा वो त्रिबंध होगा, इस तरह से त्रिबंध, बस इतना याद रखना। ठीक, इनके बीच में ये जो आपको ये ग्रीन, रेड, येलो, ठीक है ना, ब्लू दिख रहे हैं, ये इनको बोलते हैं नाइट्रोजन क्षार। ये नाइट्रोजन क्षार जो होते हैं बच्चों, उसमें एडेनिन थायमीन के साथ द्विबंध के साथ जुड़ा होता है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ त्रिबंध से जुड़ा होता है। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। चलिए आगे लिखेंगे बच्चों कि डीएनए अणु में 10 नाइट्रोजन क्षार के बीच की जो दूरी होती है वो न्यूनतम दूरी लगभग 34 एंगस्ट्रॉम होती है। जैसे हम गिन लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन क्षार यहां से ले लेते हैं, ठीक, 1 2 3 4 5, ठीक, जो दिख रहा है 6 इसमें, क्योंकि एक में 4 होते हैं, 4 याद रखना। जैसे यहां से हम उठा रहे हैं तो पहले देखिए, जैसे 1 2, इसमें 3 4 5 और एक यहां पर है 6 7 8 9 10, ठीक। तो यानी अगर यहां से यहां तक की हम दूरी देखें, 10 नाइट्रोजन क्षार के बीच की जो दूरी होती है बच्चों, वो कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक। 10 नाइट्रोजन, एक वाले में, एक जो गोला दिख रहा है उसमें 4 नाइट्रोजन क्षार, भाई 4 ही तो होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन, तो चारों जुड़े होते हैं, ठीक। इस तरह से अगर हम देखें भाई 4 4 8 ये हो गया 2 इसमें का, तो 10 नाइट्रोजन क्षार के जो बीच की दूरी होती है 34 एंगस्ट्रॉम। इस तरह से हम ये कह सकते हैं बच्चों कि जब दो मतलब अगर हम बात करें कि 2 के बारे में, अगर 2 नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी निकालना चाहें तब कितना हो जाएगा? जाहिर सी बात है बच्चों, भाग लगाएंगे 10 का, यानी 3.4 एंगस्ट्रॉम। क्लियर हो गया? ये वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने अपने एक्सपेरिमेंट में, यानी अपने जो सिद्धांत दिया था, ठीक, जो इन्होंने क्या है पता किया, उसमें निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत किया था। समझ में आ गया? बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो चलिए इसको पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों, हो गया। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों मलेरिया। मलेरिया रोग के रोगजनक लक्षण तथा उपचार लिखिए। यह भी बेहद इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक। मलेरिया का देखिए रोगजनक, यानी किसके कारण ये मलेरिया फैलता है, क्या लक्षण है, इसका बचाव या उपचार कैसे किया जा सकता है। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले हम अपनी हेडिंग होगी रोगजनक। तो भी मलेरिया कैसे फैलता है, यानी इसका रोगजनक कौन रोगजनक का मतलब रोग को फैलाने वाला, कौन फैलाता है। देखिए बच्चों कि जो मलेरिया रोग है, तो मलेरिया रोग का जो जनक होता है वो एक प्रोटोजोआ जीव प्लाज्मोडियम है, यानी उस,
ठीक है ना। रोगजनक का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। और ये जो प्लाज्मोडियम होता है ये द्विपोषधीय होता है। ठीक, द्विपोषधीय का मतलब इसमें बच्चों एक तो टारगेट मानव होता है, ठीक, यानी एक पोषक मनुष्य होता है, और दूसरा होता है, हम बात करें कि एनाफिलीज, एनाफिलीज, ठीक, दूसरा एनाफिलीज होता है, यानी मादा एनाफिलीज, यानी जो मच्छर होता है। ठीक है ना, समझ में आया? तो लिखेंगे क्या? तो लिखेंगे बच्चों कि यह एक मतलब यह द्विपोषधीय परजीवी है, जिसमें प्राथमिक पोषक जो है वो मानव है और द्वितीय पोषक क्या है? मादा एनाफिलीज है। यानी मादा एनाफिलीज के काटने से ही मलेरिया होता है। ये मादा एनाफिलीज यूं समझिए वो खुद से संक्रमित हो, यानी खुद वो इस जीवाणु से, यानी ये बैक्टीरिया को लेकर को समझो खुद घूम रहे हैं। ठीक, मतलब ये जो परजीवी प्रोटोजोआ होता है, सॉरी बैक्टीरिया नहीं, जो प्रोटोजोआ होता है उस प्रोटोजोआ के को समझ लो वो खुद लेकर के एक बीमारी टहल रहे हैं। ठीक, जैसे ही किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटते हैं वो क्या करते हैं? इंजेक्ट कर देते हैं उसको। ठीक, और ये एक ऐसा परजीवी, मतलब ऐसा ये प्लाज्मोडियम जो है परजीवी है, ये बहुत तेजी से अपनी संख्या बढ़ाने लगता है जब किसी व्यक्ति के शरीर में जाता है। ठीक, तो समझ में आ गया कि इसका रोगजनक कौन है? तो इसका रोगजनक है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक द्विपोषधीय है जिसमें पहला पोषक मानव होता है और दूसरा एनाफिलीज। ठीक, इसके लक्षण क्या लिखेंगे? तो देखिए बच्चों, मलेरिया में भाई रोगी को भूख नहीं लगती है। भाई कोई भी रोग हो, अगर शरीर ही नहीं सही है तो कौन खाना खाएगा? भाई नहीं खाएगा ना, तो भूख नहीं लगती है। दूसरा, रोगी को तीव्र ज्वर हो जाता है, बोले तो बुखार हो जाता है। तीसरा, रोगी को कब्ज हो जाता है और साथ ही जी मचलता है। ठीक, जी मचलना का मतलब मन खराब होता है, वोमिटिंग यानी उल्टी वगैरह होने लगती है। अगला है कि रोगी का मुंह सूखने लगता है। ठीक, नेक्स्ट है कि रोगी के सिर, पेशियों तथा जोड़ों में तीव्र दर्द होता है। ये क्या होते हैं? मलेरिया में, मतलब मलेरिया रोग से पीड़ित व्यक्ति के अंदर लक्षण दिखाई पड़ते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, तो पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों, हो गया। अब हम आते हैं ठीक इसके अगले पार्ट में, इसका उपचार कैसे करना है। इसका उपचार देखिए बच्चों, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है। मलेरिया रोग का उपचार कैसे करना है? तो मलेरिया के उपचार के लिए 300 सालों से, ठीक, मलेरिया के उपचार के लिए 300 सालों से कुनैन, ये कुनैन क्या है? एक औषधि है। कुनैन एक परंपरागत क्या है? औषधि बनी हुई है। यानी मलेरिया का सबसे अच्छा इलाज जो रामबाण इलाज होता है वो कुनैन के द्वारा होता है, जो 300 सालों से कारगर एक दवा है बच्चों। अगर हम बात करें ये जो कुनैन होता है तो यह भारत, पेरू, श्रीलंका आदि देशों में सिनकोना वृक्ष की छाल से बनाई जाती है। ठीक, कभी कभार पूछता है कि मलेरिया की दवा किस वृक्ष से तैयार की जाती है, ठीक, या मलेरिया में प्रयुक्त कुनैन की दवा किस वृक्ष से तैयार करते हैं। तो बच्चों किसी भी तरह से पूछ सकता है, तो समझ में आ गया। तो ये सिनकोना वृक्ष की छाल से बनाई जाती है। ठीक, और बात करें तो ये पेड़ कहां पर? भारत, पेरू, श्रीलंका, ठीक है ना, ईस्ट विंडीज वगैरह में यहां पर होता है। और आगे लिखेंगे कि यह रोगी के रुधिर में उपस्थित प्लाज्मोडियम की सभी प्रवस्थाओं को नष्ट कर देता है। यानी हमने बताया ना कि जो शरीर में प्लाज्मोडियम होता है परजीवी, उसको क्या करता है? ये नष्ट कर देता है। तो ये है इसका उपचार, इस तरह से इसका उपचार करते हैं। अगला है बचाव व नियंत्रण, यानी मलेरिया से कैसे बचाव किया जा सकता है। बेहद सिंपल है बच्चों कि तालाब व गड्ढों में पानी जमा नहीं होने देना है अपने को। ये चीजें ऐसी है कि आप एक बार सुनेंगे ना याद हो जाएगा, डोंट वरी। अगला है कि मच्छर के जनन स्थान को नष्ट कर देना चाहिए तथा नालियों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब जहां पर भी अगर जैसे गड्ढे हैं, पानी उसमें स्टोर होता रहता है, जमा होता रहता है, तो कोशिश यही होनी चाहिए कि भाई या तो उसका पानी निकाल बाहर फेंक तो सूखा रहे, या तो भाई उसमें क्या करो, हमेशा बराबर दवा का छिड़काव करते रहो, ठीक, ताकि वो मर जाएं अंदर वहां पर, यानी जो मच्छर हैं उनके लार्वा, अंडे वगैरह ना होने पाए। ठीक, ये चीज होता है। तीसरा है कि मच्छरों को दूर भगाने हेतु तेल
क्रीम व मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। यानी भाई आप जैसे रात को सोते वक्त या तो जैसे बहुत सारे तेल ऐसे आते हैं, क्रीम भी आती हैं, या फिर मच्छरदानी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, ये चीज। अगला है बच्चों की घरेलू उपकरण में प्रयोग किए जाने वाले पानी को भी क्या करना चाहिए, साफ रखना चाहिए। घरेलू उपकरण में बहुत सारे ऐसे यंत्र, जैसे अगर एक जीता जाता उदाहरण कूलर में, कूलर वगैरह में पानी डालना होता है। बहुत लोग क्या करते हैं कि आलस्यवश पानी ही नहीं बदलते, वो पानी दुर्गंध करने लगता है, बदबू करने लगता है। नहीं, उस पानी को मतलब समय समय पर बाहर निकालना चाहिए, पानी को पलटना चाहिए, यानी साफ पानी डालना चाहिए। इस तरह से क्या हो जाएगा भाई, उसमें यानी कीड़े जो होंगे या फिर लार्वा वगैरह होंगे वो उत्पन्न होंगे ही नहीं। क्लियर? तो इस तरह से हम क्या है मलेरिया के का बचाव कर सकते हैं। ठीक, चलिए बच्चों इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं अगले टॉपिक को। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ये भी अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये बच्चों 2023 में 3 सेट में पूछा था। ठीक, 3 सेट में बच्चों ये पूछा गया था, तो ये समझ सकते हैं कि क्वेश्चन का वैल्यू क्या है। चलिए देखते हैं कि मानव कल्याण में ठीक सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व। तो कई तरह से पूछता है, या मानव के हित में सूक्ष्म जीव किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाते हैं, या कहेगा घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व, या खाद्य उत्पाद में सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व है। तो क्वेश्चन कई तरीके से घुमाता है, इसमें आपको नहीं घूमना है ना। क्वेश्चन कुछ भी करे, हमारा टॉपिक है बस सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव के द्वारा भाई हमारे जीवन में क्या क्या मतलब ऐसे कौन से सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे लिए हितकारी हैं, ठीक, लाभदायक हैं। चलिए बच्चों लिखेंगे कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव निम्नलिखित प्रकार से सहायक होते हैं। किस तरह से सहायक होते हैं? निम्नलिखित प्रकार से। पहला है दुग्ध एवं डेयरी उद्योग में। तो देखिए बच्चों, जो दुग्ध होता है, ठीक, दूध से दही बनना भाई हमें पता है लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के कारण होता है। दूध से जरूरी नहीं कि दही ही बने, दूध से पनीर भी बनता है, बटर भी बनता है, ठीक है ना। ये मतलब जैसे हम बात करें तो इस तरह से बाकी और देख सकते हैं, जैसे मिल्क, चीज है, ठीक है, यानी पनीर वगैरह, क्यूमिस है, केफिर है, ठीक, ये सब के सब जो प्रोडक्ट हैं दूध के ही द्वारा तैयार किए जाते हैं। ठीक, और कैसे बनते हैं? किण्वन प्रक्रिया के द्वारा। तो लिखेंगे बच्चों कि दूध के सूक्ष्म जीव के किण्वन के द्वारा अनेक उत्पादों जैसे दही, बटर, मिल्क, चीज, क्यूमिस, केफिर आदि का निर्माण करते हैं। यानी जो दूध के अंदर सूक्ष्म जीव होते हैं वो किण्वन प्रक्रिया के द्वारा विभिन्न प्रकार के ये प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक, तो किण्वन लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा तैयार किया जाता। अभी हमने बताया कि ये जीवाणु दूध में उपस्थित लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं। इसी कारण भाई जो दही बनती है खट्टी हो जाती है। तो जो मट्ठा वगैरह होता है ना, खट्टा क्यों होता है? क्योंकि ये उसमें जो लैक्टोज शर्करा होती है वो लैक्टिक एसिड में बदलता है, और लैक्टिक एसिड कोई भी हो भाई स्वाद में खट्टे ही होते हैं। ठीक, तो पहला हो गया दुग्ध एवं डेयरी उद्योग में। दूसरा है बच्चों डबल रोटी निर्माण में। डबल रोटी सुना होगा, नाम तो सुना होगा, पाव रोटी। तो डबल रोटी, देखिए डबल रोटी क्या होती है। देखिए बच्चों, डबल रोटी बनाने हेतु गुथे हुए आटे में यीस्ट, जिसको खमीर बोलते हैं, ठीक, ईस्ट या खमीर हिंदी में कहते हैं, ठीक, ईस्ट कोशिकाएं किण्वन हेतु डाली जाती हैं। जो भी शादी विवाह में भी भाई जो खाना पीना बनता है, अरे जरूरी नहीं शादी विवाह, कोई भी ओकेशन हो, कोई भी भाई घर में फंक्शन वगैरह होता है, तो जो भी मतलब कचौड़ी वगैरह बनती है, ठीक, तो कचौड़ी इतनी ज्यादा फूल जाती है, मुलायम हो जाती है। किस कारण? जब आटा को मतलब आटे को गूंथते हैं तो उसमें क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि उसमें बेकिंग मतलब जो खाने वाला सोडा होता है ना, खाने वाला सोडा उसमें मिलाते हैं। ठीक, खाने वाला सोडा मिला देते हैं। अब वो सोडा करते क्या है, अंदर जाकर के किण्वन की प्रक्रिया करता है। किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा वो आटे को एकदम तोड़ करके यूं समझिए उसके अंग अंग में CO2 गैस को निर्माण करता है, क्योंकि उससे बनती है CO2 गैस। और CO2 गैस भाई एक ऐसी गैस है जो कहीं पर स्थिर नहीं रह सकती। वो जब निकलती है तो उसमें छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं। इसी तरह से वो रोटी फूल भी जाती है और छोटे छोटे छिद्र, और खाने में एकदम मुलायम लगती है।
ठीक है, जिसको डबल रोटी कहते हैं। तो इस प्रकार से होता है, ठीक, कि डबल रोटी बनाने हेतु तो गूंथे हुए आटे में यीस्ट कोशिकाएं किण्वन हेतु डाली जाती हैं और यीस्ट जो कोशिकाएं हैं श्वसन के दौरान CO2 गैस मुक्त करती हैं, जिसके फलस्वरूप छिद्रों का निर्माण हो जाता है। यानी उसमें बारीक से छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं और वही फूल जाती है। ठीक इस तरह से जो यहां तक कि जो भाई इसके अलावा पेय पदार्थ होते हैं, जितने भी हमने बताया कार्बोनेटेड वाटर होते हैं, उनमें भी बच्चों इसी तरह से क्या है कि CO2 गैस मिक्स होती है। जब बोतल को इधर उधर हिलाकर खोल देते हैं ढक्कन, अचानक से निकलता है। क्यों? CO2 गैस के कारण। ठीक, चलिए, तो इतना अपने को डीपली नहीं जाना रसगुल्लों, बस इतना ही आपको लिखना है, समझिए, फिर आगे थोड़ा देखते हैं। स्क्रीनशॉट कर लो। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक, यानी टॉपिक का मतलब नहीं कि उसी में का अगला पार्ट, आगे का पार्ट मतलब और किस में, भाई जैसे हमने बताया, एक मिनट, जैसे बताया सबसे पहला कि भाई दुग्ध एवं डेयरी उद्योग में, ठीक, दुग्ध एवं डेयरी उद्योग में, दूसरा डबल रोटी निर्माण में। अब आगे वही चीज देखना है कि तीसरा किसके निर्माण में, तो प्रतिजैविक औषधियों के निर्माण में, क्योंकि भाई 5 नंबर वाला क्वेश्चन है ना, छोटा नहीं लिखना है, नहीं नंबर ही नहीं मिलेगा पूरा। देखिए, अब प्रतिजैविक औषधियों के निर्माण में किस तरह से करते हैं, तो देखिए बच्चों, बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जिनके द्वारा एंटीबायोटिक मेडिसिन बनती है और ये मेडिसिन बहुत ही कारगर होती है। ठीक, तो सूक्ष्म जीवों के द्वारा लिखेंगे, सूक्ष्म जीवों से विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक तैयार किए जाते हैं, यानी प्रतिजैविक तैयार किए जाते हैं, जो अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं और ये प्रतिजैविक कवकों, जीवाणुओं आदि से प्राप्त किए जाते हैं और इनके द्वारा बनाए गए कुछ प्रतिजैविक औषधियां कौन सी हैं, पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, नियोमाइसिन है। और आपको कमेंट में बताना है रसगुल्लों, पेनिसिलिन की खोज किसने किया था, क्या बताना है कि पेनिसिलिन की खोज किसने किया था। ठीक, पेनिसिलिन की खोज किसने किया था, ये आपको कमेंट में बताना है। हमने कई बार इसके बारे में जिक्र किया, देखते हैं कुछ याद भी है या यूं ही हम पागल की तरह बड़बड़ाते हैं, है ना, ये चीज। चलिए, और अगला है कि कृषि के क्षेत्र में भी बच्चों सूक्ष्म जीवों का बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक, कृषि के क्षेत्र में भी जो जैव उर्वरक होती है, जैविक खाद होती है, उनमें उपस्थित जो सूक्ष्म जीव है वो उनकी प्रक्रियाओं के द्वारा, ठीक, ऐसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो पौधों में तीव्र वृद्धि करते हैं, साथ ही साथ नाइट्रोजन की मात्रा भी भरपूर मिट्टी में बनाए रखते हैं। इसीलिए कंपोस्ट खाद या देसी जो खाद होती है, जो गोबर वाली खाद होती है, वो बहुत ही ज्यादा कारगर होती है। उससे पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं होता है, साथ ही मिट्टी की जो उपज होती है, यानी उसकी उपज जो क्षमता होती है, उर्वरक क्षमता, वो भी बढ़ जाती है। तो इसमें लिखेंगे बच्चों, कृषि के क्षेत्र में कि विभिन्न प्रकार के जो सूक्ष्म जीवों का उपयोग जैव उर्वरक, जिसको जैविक खाद कहते हैं, जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। ये अपनी जैविक क्रियाओं के द्वारा पोषक पदार्थ की मात्रा में वृद्धि करके पौधों की वृद्धि में उत्तरदायी होते हैं तथा मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाते हैं। जैसे में बात करें, जो जीवाणु है वो जैसे साइनोबैक्टी, मतलब सॉरी, राइजोबियम, क्या है बच्चों, राइजोबियम है, दूसरा है एसिटोबैक्टर, तीसरा है नील हरित शैवाल या फिर एजोला। ये सभी के सभी क्या हैं, ये ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो कृषि के क्षेत्र में पौधों की वृद्धि के लिए और मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। क्लियर हो गया। चलिए रसगुल्लों, इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगर मजा आ रही हो तो वीडियो को लाइक जम कर करिए और वीडियो को फैला दीजिए, आग लगा दीजिए, क्योंकि जो इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, इतना तो कर ही सकते हो रसगुल्लों। चलिए स्क्रीनशॉट कर लो। हो गया बच्चों। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक है, इस टॉपिक के बारे में पूछो ही ना, आप नहीं भी पूछोगे तब भी हम बता रहे हैं, है ना। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। यूं समझिएगा कि आपके एग्जाम में टपकेगा। 2023 का भी क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो ये 4 सेट में आया था। अब भी अगर 4 सेट में एक ही क्वेश्चन आ जाए तब उस क्वेश्चन की वैल्यू क्या होती है आप खुद समझ सकते हैं। क्योंकि बच्चों हमने कई बार बता दिया है इस चीज को कि बायोलॉजी में टॉपिक फिक्स होता है,
भाई आपके 6 से 7 या 5 से 7 सेट बनते हैं, और एक चैप्टर में भाई अगर हम बात करें तो कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें केवल और केवल 4 से 5 ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो भाई कितने में देगा? किसी में तो 2 ही 3 टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनमें से एक टॉपिक ये है। ठीक, हर साल मिनिमम ये 2 से 3 सेट में तो दिखाई ही पड़ता है। बाकी तो बच्चों जैसे बता दिया कि 2023 में तो 4 सेट में पूछ लिया था, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है हमारा कि जैव विविधता की क्षति के मुख्य कारण क्या है? यानी जो जैव विविधता है, ठीक, ये जैविक संपदाएं जो हैं दिन प्रतिदिन वो विलुप्त हो रही हैं, वो क्षति हो रही हैं, ठीक, क्या कारण, किस कारण से हो रहा है? और पूछता है कभी कभार कि इसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है, वो भी बताएंगे, डोंट वरी। तो सबसे पहले बच्चों जैव विविधता की क्षति के निम्नलिखित कारण है वो देखते हैं। सबसे पहला है प्राकृतिक आवासों का नाश, ठीक, या प्राकृतिक, जिसको आवासीय खंडन कहते हैं, ठीक, आवासीय खंडन। देखिए प्राकृतिक आवासों का नाश, देखिए हेडिंग से ही बच्चों बहुत कुछ आपको पता चल गया। प्राकृतिक का मतलब जो नेचर के द्वारा, आवास मतलब तैयार किसी के लिए रहने का घर, नाश का मतलब विनाश कर देना। देखिए मानव जनसंख्या में वृद्धि के कारण, भाई मानव जनसंख्या में वृद्धि के कारण तथा प्राकृतिक क्षेत्र में मानवीय हस्तक्षेप के कारण, भाई एक तो जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है उसकी वजह से, दूसरा कि मनुष्य ने नेचर के साथ इतना ज्यादा खिलवाड़ किया है। ठीक, क्या कर रहे हैं भाई, कोई भी कंस्ट्रक्शन, मतलब कोई भी कंस्ट्रक्शन, क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन है ना, कभी कभार जुबान थोड़ा इधर उधर हो जाती है, तो कोई कंस्ट्रक्शन होता है, कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही, इमारत बन रही, कोई ट्रैक, रेलवे ट्रैक जा रहा है, हाईवे, नेशनल हाईवे जा रहा है, तो इसके चक्कर में आपको भी पता होगा, आपने खुद देखा है विगत कुछ सालों में करोड़ों की संख्या में पेड़ पौधे कट रहे हैं। अब इससे होगा क्या भाई, एक तो जो जीव वहां पर रह रहे थे उनका घर गया पूरा ठिकाना, दूसरे इतना पेड़ कटने की वजह से नेचर भी बुरी तरह प्रभावित हो रहा है, ठीक, जिसके कारण दिन प्रतिदिन भाई ऑक्सीजन लेवल डाउन ही हो रहा है। तो ये चीज हो जाता पहला कारण, क्योंकि मनुष्य ने इतना ज्यादा नेचर के साथ खिलवाड़ किया है, पेड़ों को काट रहे हैं घर बनाने के लिए, बाकी लकड़ियां तो फर्नीचर के लिए इतना ज्यादा इस्तेमाल होती ही हैं, ये पता है ना। हालांकि कुछ पेड़ इसी पर्पज से तैयार किए जाते हैं, लेकिन अदर पेड़ को भी वो बहुत बुरी तरह से क्या है, क्षति पहुंचा रहे हैं। तो ये चीज होता है कि जनसंख्या में वृद्धि के कारण और प्राकृतिक क्षेत्र में मानवीय हस्तक्षेप के यानी इंटरफेयर के कारण जीवों के प्राकृतिक आवास का नाश हुआ है, ठीक है ना। जो प्राकृतिक जो भी जीव जंतु हैं उनका घर यानी उनका ठिकाना क्या है, खत्म हो गया है, ठीक, जिसके कारण जैव विविधता में कमी आई है। तो पहला रीजन हो गया। दूसरा, बड़े प्राकृतिक आवासों को टुकड़ों में बांटना, जैसे ये भी चीज अभी हमने बताया ना कि बड़े बड़े जो क्षेत्र हैं उनको टुकड़ों में बांट दिया जा रहा है। कैसे, वो चीज अभी जो बताया। तो कृषि यानी खेती करना है, तब खेती के लिए भी भाई पूरा वन काट दे रहे हैं, जंगल में आग लगा दे रहे हैं, ठीक, कटाई करके पूरा का पूरा खेत बना रहे हैं। तो खेती के लिए औद्योगिकीकरण, वही चीज हमने बताया कि कोई बिल्डिंग इमारत बनाने के लिए, ठीक, कोई जैसे फैक्ट्री वगैरह डालने के लिए, तो इसके कारण। दूसरा शहरीकरण, ठीक, बड़ी बड़ी वही चीज है कि भाई घर बनाने के लिए वो चीज शहरीकरण, और सड़कों तथा रेलों के निर्माण आदि के कारण जीवों के जो बड़े प्राकृतिक आवास हैं वो छोटे छोटे टुकड़े में बंट गए हैं। भाई जो जमीन पहले बहुत ज्यादा थी, अब इन सबके कारण क्या, वो छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे टुकड़ों में उनको बांट दिया गया है। भाई अगर पूरा जंगल था, उस जंगल में 5 से 10 हिस्से लगा करके अलग अलग काम कर दिया गया तो वो खत्म हो गया ना, इसी कारण, जिसके कारण हो क्या रहा है बच्चों, जैव विविधता संकट में पड़ गई है, ठीक। तो ये जैव विविधता की क्षति के कारण है। चलिए इसको देख लीजिए, उसके बाद इसके और भी हम कारण को देख लेते हैं। चलिए बच्चों आगे देखेंगे कि जैव विविधता की क्षति के क्या कारण है। देखिए जैव विविधता की क्षति के, तो भाई अगला है कि विदेशी जातियों का आक्रमण या आगमन। विदेशी जातियों का मतलब क्या है, यानी कुछ इस नेचर में कुछ ऐसे भी घटक हैं जो अपने यहाँ के पर्यावरण को बुरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं। यहाँ की वो जातियां नहीं है, वो बाहरी जातियां हैं। वो जैसे किसी भाई पक्षी वगैरह के द्वारा उसके बीज ला करके छोड़ दिए गए, या मनुष्य जाने अनजाने में उसको ला करके यहाँ पर छोड़ दिया। भाई कई रीजन हो सकते हैं, कुछ भी कारण हो सकता है कि जो बाहर से प्रजातियां लाकर अपने यहाँ पर
तैयार की गई हैं। ठीक, ऐसी प्रजातियां जो यहां पर जैव विविधता की क्षति का कारण बन जाती हैं, यानी यहां के जीवों को वो खुद खाने लगती हैं, यानी खुद उनका भक्षण करने लगती हैं। ऐसी प्रजातियां विदेशी प्रजातियां हैं और इनके कारण यहाँ की जैव विविधता संकट में आ गई है। तो इसमें लिखेंगे बहुत सारी विदेशी प्रजातियां अपने आप को बदलते पर्यावरणीय दशाओं में आसानी से अनुकूलित कर लेती हैं। यानी ये मौसम बदलेगा जरूर, लेकिन ये नहीं बदलेंगे, ये अपने आप को उसी अनुसार ये भी बनाए रखेंगे। ठीक, यानी ये भी ढल जाएंगे। ये ऐसा नहीं है कि हाँ ठंडी आई गर्मी आई मर गए, नहीं, ऐसा नहीं। तो ये अपने आप को भी नेचर के अकॉर्डिंग ये ढालने की क्षमता रखते हैं और उससे क्या करते हैं, और ये मतलब उस पर्यावरण में, उससे नहीं, उस पर्यावरण में उपस्थित प्राकृतिक जातियों का भक्षण करके, ठीक, उनका भक्षण कर देते हैं बच्चों, उन्हें समाप्त कर देते हैं। जैसे में अगर हम बात करें गाजर घास, ठीक, जैसे में क्या है गाजर घास, आपने देखा होगा गाजर घास, तो गाजर की तरह शेष एकदम गाजर की तरह होता है। ठीक, जैसे स्क्रीन पर देख सकते हैं ये गाजर घास है। तो गाजर घास ये जिस खेत में इतना तेजी से ये फैलती है घास कि पूरे खेत की समझ लीजिए जो अन्य खेत में फसलें होती हैं उनको बर्बाद कर देती है, क्योंकि ये बहुत ही संक्रामक हो जाती है। यानी ये बहुत घातक प्रवृत्ति की इतनी तेजी से फैलती है कि चारों तरफ से सब कोई भी फसल हो उसको ढक कर नष्ट कर देती है। तो गाजर घास हो गया। दूसरा अगर हम जैसे जीवों में बात करें तो एक है बच्चों कैटफिश। कैटफिश, ठीक, कैटफिश आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कैटफिश, या जैसे कि ये एक मांगुर मछली होती है ना, उसी की प्रजाति है, बस समझो ये वही है। तो कैटफिश ये छोटे अन्य मछलियों को क्या है खा जाती है, क्योंकि ये बहुत भारी भरकम होती है। ये छोटे हैं लेकिन एक अगर इसको भाई अगर 5 से 10 साल के लिए एक ही तालाब में छोड़ दिया जाए तो ये आदमी के जैसे आकार की हो जाती है और मुख इसका यों सा हो जाता है। तो अन्य जो जीव हैं उसमें, अन्य जो मछलियां हैं विभिन्न प्रकार के, भाई अपना ये पेट पालने के लिए उन्हीं का भक्षण कर लेती है। तो ये कैटफिश ये भी यहाँ की जैव विविधता को नष्ट कर रही है कि नहीं, खा रही है। और भी बहुत सारी क्या है लताएं होती हैं, ठीक, जो किसी पेड़ पर पड़ जाती हैं तो उस पेड़ को पूरी तरह से बर्बाद कर देती हैं। तो ये क्या है विदेशी जातियां हैं जो यहाँ की जैव विविधता की क्षति का एक कारण बन गई हैं। ठीक, चलिए अगला है सह विलुप्तता। सह विलुप्तता क्या होता है? सह का मतलब साथ, विलुप्तता का मतलब विलुप्त हो जाना। यानी बहुत सारी ऐसी प्रजातियां होती हैं जो दूसरे पर निर्भर होती हैं। भाई दुनिया में हर कोई मतलब एक दूसरे से किसी ना किसी प्रकार से संबंधित ही होता है। ठीक, जैसे हम किसी पर निर्भर हैं तो भाई उसके ऊपर और कोई निर्भर है, ठीक है ना, तो उसके ऊपर और कोई तो निर्भर है। भाई अगर हमारा काम खत्म, लाइक दैट हम आपको पढ़ा रहे हैं, भाई कल को हमें कुछ हो गया, मान लेते हैं कि अचानक से हमको कुछ हो गया, हमारा टिकट कट गया, तो आपका क्या होगा? हालांकि पढ़ लोगे, कहीं ना कहीं से पढ़ लोगे, भाई बहुत सारे चैनल है, लेकिन भाई कुछ समय के लिए होगा कि नहीं, आपको थोड़ा तकलीफ होगा, है ना, कमेंट करिएगा तकलीफ होगा कि नहीं। तो ये चीज होगा बच्चों, क्योंकि जब कोई जीव विलुप्त होता है तो उस पर आश्रित रहने वाले, उस पर निर्भर रहने वाले जीव भी क्या होते हैं, धीरे धीरे मतलब वो भी विलुप्ति का मतलब विलुप्त होने लगते हैं, उसके कगार पर आ जाते हैं। ठीक, और यहां कहने का मतलब ये है कि भाई हम पढ़ाना छोड़ देंगे, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल एकदम पढ़ाई आप भी छोड़ दोगे, नहीं, आप पढ़ोगे लेकिन हाँ प्रभावित तो हो जाओगे ना, वो चीज होता है। तो इसमें यह है सह विलुप्तता। जैसे एक बड़ा सा पौधा है और इस पौधे के सहारे अन्य पौधे हैं, ये खत्म हुआ तो ये भी खत्म हो जाएंगे, इसको कहते हैं सह विलुप्तता। तो लिखेंगे क्या बच्चों कि जब कोई एक जाति विलुप्त होती है तो उस पर आधारित दूसरे जंतु व पादप जातियां भी विलुप्त होने लगती हैं और यह भी जैव विविधता की क्षति का एक कारण होता है। वही चीज जब कोई एक जाति विलुप्त होती है तो उस पर निर्भर रहने वाली दूसरी जातियां भी, ठीक है ना। जैसे अगर बात करें तो एक मछली भी होती है, मछलियों में भी ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक, तो ये चीज होता है सह विलुप्तता। सह का मतलब साथ, विलुप्तता का मतलब विलुप्त। जब एक जीव खत्म हो जाए तो उस पर निर्भर दूसरे जीव भी धीरे धीरे विलुप्त होने लगते हैं। तो ये है, ये सभी के सभी हैं जैव विविधता की क्षति के कारण। अब जैव विविधता की क्षति के कारण हो गया, और पूछता है कभी कभार क्वेश्चन बच्चों कि जैव विविधता को संरक्षित कैसे करते हैं। दो तरीके हैं, एक स्वास्थाने, एक बहिस्थाने। हमने अच्छे से बताया था। स्वास्थाने का मतलब जब किसी जीव को उसके निवास स्थान पर ही सुरक्षित रखा जाए, जैसे वन्य जीव अभ्यारण्य बनाकर, राष्ट्रीय उद्यान बनाकर, इस तरह से।
तो स्वास्थाने, और बहिस्थाने संरक्षण होता है दूसरा, यानी जब किसी एक जीव को उसके के प्राकृतिक निवास स्थान से हटाकर कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए तो होता है बहिस्थाने संरक्षण। ठीक, चलिए उसको फिलहाल दूसरे वीडियो में हम डिटेल्स में समझेंगे, डोंट वरी। तो ये रहा जैव विविधता की क्षति का कारण, तो इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हो गया, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो बेहद लाजवाब रही होगी आपके लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे मजेदार टॉपिक हम आप तक रेगुलर पहुंचाते रहें। तो मिलते हैं किसी और मजेदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना।